शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम भूगोल में मैप वाले हिस्से के साथ में भूगोल में मैप के अंतर्गत हम देख रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सारी बेसिक जानकारी देखा था कि उत्तर में कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा बनती है। पूरब की तरफ में यदि हम जाते हैं तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। यदि हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी और दिल्ली, यहाँ से इसकी सीमा चालू हो जाती है। यदि गुजरात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो गिर की पहाड़ियाँ हैं, और फिर हम सबसे नीचे जाते हैं तो कोर्डमम की पहाड़ियाँ, जिसको हम इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, यहाँ से इसकी सीमा निर्धारित होती है। इसके अलावा हम ये भी देखे थे कि ये जो हम इधर की तरफ यदि बढ़ते हैं बंगाल की तरफ में, ठीक है, बंगाल की तरफ यदि बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसका विस्तृत है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको भी हमने 3 भाग में बांट दिए हैं। एक जो इसका पहला हिस्सा है वो है दक्कन का पठार। दूसरी इमेज हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दक्कन का पठार है, ठीक है, खड़ी खड़ी जो लाइनें आपको दिख रही हैं। उसके नीचे में कर्नाटक का पठार। फिर यदि इसके हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो तेलंगाना का पठार है। फिर इस तरफ से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ में तो बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार। फिर यदि हम पूरब की तरफ जाते हैं तो छोटा नागपुर का पठार है, और उसी के नीचे एक और पठार है, यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हमको। मेनली यदि देखा जाए ना तो प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला आ जाता हमारा दक्कन का पठार, फिर आ जाता है इसके बीच का हिस्सा। मतलब कि यदि हम ये वाले मैप को देखते हैं, सबसे पहले तो इसका दक्कन का पठार आ जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार, इसके बाद आ जाता है आपका बीच वाला हिस्सा, मध्य का हिस्सा। फिर इसके बाद में पड़ जाता है ये वाला हिस्सा। नॉर्थ की तरफ, पूरब की तरफ हम जा रहे हैं और उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कई सारे पठार, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार पड़ गया। नीचे तरफ हम जा रहे हैं तो दंडकारण्य बस्तर का पठार पड़ गया छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। एमपी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बघेलखंड, ठीक है। इसके अलावा नीचे की तरफ में बहुत सारे पठार, जैसे कि तेलंगाना का पठार हमको देखने को मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं दक्कन के पठार की। इस वाले मैप से हमें जो है दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेटू की एकदम सेंट्रलाइज लोकेशन प्राप्त हो जाती है। दक्कन के पठार की यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो वेस्टर्न घाट पड़ जाता है। यदि हम पूरब की तरफ में जाएंगे तो पूर्वी घाट पड़ जाएगा। ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड पड़ जाते हैं, ठीक है। और नीचे से ये देख रहे हैं आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से इसकी सीमा बनी हुई है। तो दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में यदि हम जाते हैं तो विंध्य पर्वत पड़ जाता है, वहाँ से लेकर के प्रायद्वीपी के दक्षिणी सिरे तक ये फैला हुआ है। पश्चिम की तरफ में पश्चिमी घाट है और पूरब की तरफ में पूर्वी घाट है। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है। यदि इसके हम नॉर्थ और पश्चिम हिस्से की तरफ में जाते हैं तो ये वाला जो एरिया है इसका लावा प्रवाह से बना हुआ है। इसी को हम, इस एरिया को ही दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप किसको कहते हैं? उस एरिया को जो कि उत्तर और पश्चिम वाले हिस्से में पड़ता है और जो हिस्सा लावा प्रवाह से, लावा निकला है फिर ठंडा हुआ जम गया, उससे जो बना है उस हिस्से को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। उत्तर की ओर बहता है ये। इसका प्रवाह किधर हुआ था? नॉर्थ की तरफ में हुआ था। तो उस टाइम में प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप लगभग पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका फैलाव है। ये हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा हो सकता है इसका, महाराष्ट्र में हो सकता है, कर्नाटका में इसका हिस्सा आता है। इस प्रकार से हम इसका जो नॉर्थ का विस्तार रहा है दक्कन के पठार का वो हम देख चुके हैं। ये महादेव की पहाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा ये इस प्रकार से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है ऐसे कर्व में, और ये पड़ जाती है आपकी मैकाल पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत। नॉर्थ में इसकी ये महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके बाद कुछ कुछ बातें यहाँ पर करी जाती हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को लेकर के। पश्चिमी घाट को लोकल यदि हम देखें तो अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में ये जो पश्चिमी वाला हिस्सा है पश्चिमी घाट है, इसको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री। कर्नाटक में कहते हैं
कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहते हैं और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की यदि हम तुलना करें तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो कौन सा हिस्सा ज़्यादा ऊंचा है? तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे बने हैं और कंटिन्यू नहीं है। इनकी एवरेज हाइट लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। हम यदि ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे तो इनकी हाइट कैसी हो जाएगी? बढ़ते चली जाती है ये पहाड़ियों की। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी। कितनी है इसकी हाइट? 2695 मीटर है। इसको भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये देख लीजिए, यहाँ पर है अनाईमुड्डी। 2636 यहाँ पर दिखाया गया है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और यहीं पर है अनाईमुड्डी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर डोडा बेटा, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटा, इसके जस्ट आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर स्थित है डोडा बेटा। तो हम बात कर रहे हैं दक्कन के पठार की। तो हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ देखें, एक तो डोडा बेटा और दूसरा है अनाईमुडी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है G20 की समिट से रिलेटेड। G20 की जो नेक्स्ट समिट है उसका आयोजन इंडिया में किया जाना है। मतलब G20 की प्रेसिडेंसी कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम कर लिया है? चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GPAI, चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी अध्यक्षता कौन करने वाला? चेयरमैनशिप कौन करेगा? इंडिया करेगा। तो हम ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई है, जो कि विश्व की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनको एक मंच प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ में इंडिया को एक और मौका मिला है कि वो टेक ओवर कर ले चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करती है, रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। किसका? यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए और आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का यूज़ हम ऐसी जगह में ही करें। आगे बताया जा रहा है ये जो ग्रुप है GPAI, जिसकी चेयरमैनशिप इंडिया करने वाला है, यहाँ पर 25 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 25 मेंबर कंट्रीज़ का ये समूह है। इसमें इंक्लूड है US, UK, EU, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर। यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है समूह। किस किस का ये ग्रुप है उसके बारे में बताया गया। तो इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था 2020 में। ग्रुप हैज़ एज ए फाउंडिंग मेंबर के तौर पर इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित 53वें नंबर का यह संस्करण है। गोवा में इसका आयोजन चल रहा है। तो गोवा में इसका रंगारंग शुभारंभ हो चुका है। एक और है इसमें कि किसको कौन कौन सा पुरस्कार अभी मिला है, थोड़ी बहुत जानकारी हमें होना चाहिए। चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द पुरस्कार का नवाज प्रोवाइड किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? चिरंजीवी को मिला है, साउथ के हीरो को। तो ये तो थी हमारी पीआईबी की प्रमुख न्यूज़ें। 53वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित थी। इसके अलावा भी हम कुछ जो न्यूज़ देखे थे वो G20 और एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो नया ग्रुप था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम सीधे चलते द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों को। तो पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं COP27 की जो हाल ही में बैठक हुई थी उससे संबंधित।
कॉप 27 में हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि एक फ़ंड का निर्माण किया जाए। तो कॉप 27 में एक बात निकल कर के आई है कि यहाँ हमें एक फ़ंड का निर्माण करना है और इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, वो डिसाइड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर आखिर होने क्या वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या लॉस है एंड डैमेज। क्लाइमेट फंडिंग सो फॉर हैज़ फोकस्ड ऑन कटिंग CO2 इमिशन। क्लाइमेट फंड आपको क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? ताकि भारत जो है CO2 इमिशन के ऊपर फोकस कर सके, गरीब देश इस पर फोकस कर सकें कि हमें CO2 का इमिशन नहीं करना है, पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करना है, कोयले का इस्तेमाल कम करना है बिजली बनाने के लिए। इसके अलावा 1/3 जो हिस्सा रहेगा, इट वेंट टुवार्ड्स हेल्पिंग कम्युनिटीज एडाप्ट टू फ्यूचर इम्पैक्ट्स। ऐसे समुदाय के लिए 1/3 हिस्सा जाएगा जो कि जो है फ्यूचर इम्पैक्ट को कैसे करके वो क्या कर रहे हैं, एडाप्ट कर रहे हैं या फिर उसको कम कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे का हिस्सा जाने वाला है। इसके साथ साथ में बात किया जा रहा है यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंडिंग की। इज एक्सपेक्टेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज। कितना नुकसान हमने पर्यावरण को पहुंचाए हैं, कॉस्ट ऑफ द डैमेज दैट कंट्रीज कैन नॉट अवॉइड और एडॉप्ट टू। यदि आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसकी कीमत तो देना पड़ेगा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की। एक रिपोर्ट है जिसमें शामिल है 55 वल्नरेबल कंट्रीज, एकदम कमज़ोर परिस्थिति वाली कंट्रीज। estimated that their combined climate linked losses in the last 2 decades totaled $500 बिलियन। मतलब 20% यदि हम देखें उनकी जीडीपी का, इतना ज़्यादा लॉस उनको हो चुका है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। और आने वाले टाइम में 2030 तक यदि ये नुकसान को हम देखेंगे ऐसे ही बना रहा तो $580 बिलियन का होने वाला। वल्नरेबल कंट्रीज, इसके साथ साथ में कई सारे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कैंपेनर इनको बोला जाता है। तो जो कैंपेनर वो ये डिमांड कर रहे हैं रिच कंट्रीज़ के, दैट काज द बल्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। अमीर देशों के चलते चलते ही क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसीलिए भरपाई भी कौन करेगा? भरपाई भी ये देश ही करने वाले हैं। विद देयर हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस इमिशन शुड पे। उन्होंने यदि करा है तो उनको भरना भी पड़ेगा, ऐसा कैंपेनर और गरीब लोग कह रहे हैं। कोप 27 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में। तो यहाँ जो उपस्थित डेलीगेट रहे थे, मेंबर कंट्री सदस्य रहे थे यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन किया जा रहा है शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा एक लॉस एंड डैमेज L&D फंड। नाम क्या रखा गया है? L&D फंड, ताकि कंपनसेट किया जा सके जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, बाढ़ से, सूखा से, टेम्परेचर बढ़ने से, उनको उनका नुकसान की भरपाई हो सके। क्योंकि करने वाले तो रिच कंट्रीज ही हैं, उन्होंने तो अपना विकास कर लिया। अब कह रहे हैं गरीब देशों को कि आप कोयले का इस्तेमाल मत करिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करिए। तो फिर गरीब देशों का कहना है हमारा क्या होगा? तो कम से भी कम आप देखोगे इस चीज़ के लिए 40 घंटे का नेगोशिएशन चला, तब जा कर के ये डिसीजन ले पाए हैं। COP 27 के बाद यदि हम बात करें COP 28 की, हाल ही ने यूनाइटेड अरब अमीरात ने अनाउंसमेंट किया है एक ऑफर टू होस्ट 28th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28 टू द UNFCCC इन आबू धाबी इन 2023। तो इन्होंने एक प्रकार से ऑफ़र दिया है कि हम जो है इसका आयोजन कर सकते हैं आबू धाबी दुबई में 2023 में। COP 26 जो है पोस्टपोन्ड हो गया था 2020 में, और बताया जा रहा है इसका आयोजन फिर कहाँ पर एंड विल टेक प्लेस इन ग्लासगो। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिर ग्लासगो UK में किया गया था नवंबर 2021 में।
अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्टकट में कहें तो UNFCCC। UNFCCC इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1992 में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ में इसको हम कहते हैं अर्थ समिट या फिर रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंडिया भी उन सिलेक्टेड कंट्रीज़ में शामिल था जो कि शामिल हुआ था COP ऑफ ऑल 3 रियो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया उन देशों में शामिल हो गया है जिसने तीनों प्रकार के कन्वेंशन का आयोजन किया है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इसके साथ साथ में लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर भी हम अपने देश में इसका आयोजन कर चुके हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन, 3 मुद्दे के ऊपर में ये संस्था बात करती है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, तो इसमें यदि हम बात करें कि ये कब से काम में आना चालू हो गया था, तो UNFCCC ने एंटर किया था फोर्स में, मतलब ये काम करना चालू कर दिया था 21 मार्च 1994 से, और उस टाइम में इसको समर्थन मिला था 197 कंट्रीज़ का। यदि आप अभी भी देखोगे तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ की संख्या है ना, वो 197 है। ये जो है पेरेंट ट्रीटी मानी जाती है 2015 पेरिस एग्रीमेंट का। मतलब 2015 पेरिस एग्रीमेंट का भी जन्म कहाँ से हुआ? 21 मार्च 1994 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC से ही 2015 पेरिस एग्रीमेंट का जन्म हुआ था। यदि हम इस संस्था के सेक्रेटरीट की बात करें UN क्लाइमेट चेंज की, तो वो है यूनाइटेड नेशंस एंटाइटी tasked with supporting the global response to the threat of climate change. It is located in Bonn, Germany. UNFCCC का सेक्रेटरीट कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं COP जो है UNFCCC का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है और सबसे टॉप में है ये बॉडी। इसकी जो मीटिंग है हर साल होती है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसका आयोजन ना हो हर साल, ये पार्टीज लोग डिसाइड करते हैं। पहली जो COP की मीटिंग थी उसका आयोजन किया गया था बर्लिन जर्मनी में मार्च 1995 में। द COP मीट्स इन बॉन, द सीट ऑफ सेक्रेटरीट, अनलेस ए पार्टी ऑफर टू होस्ट द सेशन। देखिए, नॉर्मली देखा जाए तो COP की मीटिंग कहाँ पर होगी? बॉन में होगी। यदि कोई पार्टी कह रहा है कि नहीं हम इसका आयोजन हमारे देश में करेंगे, तो फिर उसका आयोजन उसी देश में होता है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सॉफ्ट लोन से संबंधित। तो सबसे पहले तो हम सॉफ्ट लोन को समझेंगे कि आखिर सॉफ्ट लोन होता क्या है। कहा जा रहा है इंडिया ने मजबूरी के टाइम में अपने आप की गरीबी झेलते हुए भी, पैसे की किल्लत से जूझते हुए भी कई सारे देशों को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है। तो सॉफ्ट लोन किसको बोलेंगे? सॉफ्ट लोन एक प्रकार का लोन ही होता है, लेकिन इसमें हमारी देश की सरकार क्या काम कर सकती है? 100 रुपये उधार देगी तो कहेगी आप हमें 100 रुपये ही वापस कर देना, या फिर मार्केट रेट जो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर 7% का मान के चलो, तो 7% से भी जो है हम नीचे में देंगे, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट लोन। इसको हम जो है सॉफ्ट फाइनेंसिंग या फिर कंसेशनल फंडिंग के रूप में भी जानते हैं। सॉफ्ट लोन्स हैव lenient terms such as extended grace period in which only interest or service charge are due and interest holidays। तो कुल मिलाकर के छूट वाला एक प्रकार से ये छूट में हम किसी को लोन दे रहे हैं। इंडिया ने दिया है अभी तक देखा जाए तो $15 बिलियन का सॉफ्ट लोन अपने पड़ोसी देशों का। द वॉल्यूम ऑफ इंडिया सॉफ्ट लोन्स टू नेबरिंग कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड। पहले कभी हम $3 बिलियन दिया करते थे, $3 बिलियन से हम $15 बिलियन पैसा आज तक बांट चुके हैं पिछले 8 सालों में। यदि हम देखें तो ये कहना है फॉर्मर सेक्रेटरी एंड G20 चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का। इसके अलावा कनेक्टिविटी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है?
सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक है इस रिगार्ड में वो ये है, हमारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है आवर इमीडिएट नेबरहुड को। इसको हमने बढ़ा दिया है $3 बिलियन, जो कि 2014 में हुआ करता था। आज के टाइम में आप देखोगे तो $15 बिलियन आज के टाइम में हो गया। हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्ट लोन हमारे नेबरहुड को, ताकि डेवलप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी विद अस। वो देश और हमारा देश आपस में ट्रेड करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही हम ये पैसा प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन वाले पेज में और देख लेते हैं बहरीन के मैप को। बहरीन आज न्यूज़ में आया है क्योंकि बहरीन के बारे में बताया जा रहा है कि बहरीन अपने देश में महिलाओं को ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, खास करके इलेक्शन के टाइम में। आप देख लीजिए, बहरीन इलेक्ट्स मोर वुमेन इन इलेक्शन हेल्ड विथआउट अपोजिशन। आयोजन कैसा हुआ? बिना अपोजिशन के। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेट रहा है। बहरीन ने इलेक्टेड किया है एक रिकॉर्ड 8 वुमेन। इसके साथ साथ में कई सारी फर्स्ट टाइम लॉ मेकर्स आने वाली हैं। कहाँ पर? इसकी जो 40 सीट का पार्लियामेंट है, 40 सीट की इसकी संसद है, यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पार्टिसिपेट करवा रहा है कि वे आए, सरकार में पार्टिसिपेट करें और अपने देश को आगे लेकर के जाएं। महिलाओं की सुन सकती हैं केवल महिलाएं। बहरीन की यदि हम मैप की बात करें तो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। बहरीन ये हो गई इसकी कैपिटल, देखिए एकदम नॉर्थ में और बिल्कुल किनारे में समुद्र के। पर्शियन गल्फ इसके पूरब की तरफ पड़ती है। पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो गल्फ ऑफ बहरीन पड़ती है। ठीक है, ये एक छोटा सा आइलैंड है, नसाम आइलैंड, नसान आइलैंड। किंग फहाद कासवे है, ये रास्ता है। आप देखिए सऊदी अरब इसके किस तरफ में पड़ता है, इसकी लोकेशन है पश्चिम की तरफ में। पूरब की तरफ में पर्शियन गल्फ है, नीचे की तरफ का तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है।